Good morning, students. How are you today? Now, students, we are going to do our next topic, that is company organization. That is of chapter 2. Company organization is the main important topic of this chapter. Company is a form of business organization which is willingly established by some person for earning profit and under कंपनी एक्ट. दिस मीन्स बहुत सारे लोग मिलके इसको बनाते हैं, कंपनी एक्ट के अंडर बनाते हैं प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से. और इसकी अपनी एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है क्योंकि इसको कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है. बहुत सारे लोग इसमें मनी इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है क्योंकि बहुत सारे लोग जॉइंटली इसमें इन्वेस्ट करते हैं. इसी तरह से जो कैपिटल होती है इनकी कंपनीज के केस में शेयर कैपिटल जो है शेयर्स में डिवाइडेड होती है और ये शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं. ट्रांसफरेबल मीन्स कभी भी हम उसको सेल कर सकते हैं और कभी भी दोबारा मार्केट से उसको परचेज भी कर सकते हैं. और हर मेंबर की जो कि शेयर्स परचेज करता है कि लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है उतनी अमाउंट तक जितने उसने शेयर्स खरीदे हैं और कंपनी के बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि मेंबर्स कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं या एंटर कर रहे हैं. एक सेपरेट एंटिटी होती है. कंपनी के बारे में एक बहुत फेमस स्लोगन है, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. दिस मीन्स कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कंपनी एज इट इज चलती रहती है. एंड टिल नाउ इन इंडिया इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज डन अंडर इंडियन कंपनी एक्ट 1956. लेकिन एक नया एक्ट भी बनाया गया है दैट इज नाउ कंपनी एक्ट 2013 जो कि 2013 के बाद एग्जिस्टेंस में आया है, जो अब इम्प्लीमेंट होता है. So, students, this is the introduction of company, and company is an artificial person created by law having a separate entity with a perpetual succession and a common seal. इसमें दो वर्ड आपने नए पढ़े, perpetual succession. perpetual succession मीन्स इसकी जो एग्जिस्टेंस है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता मेंबर्स के आने का या जाने का. कॉमन सील, जिस तरह से देखो एक पर्सन को कहीं पे अगर हम साइन करने के लिए बोलते हैं उसी तरह से कंपनी के लिए जो उसके साइन है वो क्या है, कॉमन, उसकी स्टैंप है. के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब पे कंपनी की स्टैंप यानी कि कंपनी की सील लगी होती है जो कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होने का प्रूफ होगी और वो सील भी कंपनी के ऑथोराइज्ड पर्सन्स के पास ही अवेलेबल होती है. So, just have a look on features of joint stock company. First, it is an artificial person. This means artificial persons means created by law. एक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं है ये, जिसकी अपनी कोई बॉडी हो, कोई सोल हो. एक कंपनी जो है सारे फिजिकल एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर सकता है, बट ये सारे इसको लीगल राइट्स जरूर है जो कोई भी एक पर्सन कर सकता है. लाइक अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज राइट कर सकता है, साइन कर सकता है. सो दिस इज द फीचर आर्टिफिशियल पर्सन. एंड सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की एक सेपरेट एंटिटी है, इसके मेंबर से अपनी एक अलग पहचान है. कंपनी अपने नाम से एग्रीमेंट कर सकती है, किसी पार्टी के अगेंस्ट कोई केस फाइल करना चाहे वो भी कर सकती है. ऑल द लायबिलिटीज एंड एसेट्स जो कि कंपनी से बिलोंग करते हैं वो जरूरी नहीं है वो ओनर के होंगे. ओनर्स एंड कंपनी आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. जिस तरह से पार्टनरशिप में था कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को सेम माना जाता था, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं है. कंपनी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी.
एंड नेक्स्ट इज कॉमन सील। इसके बारे में मैंने अभी बताया भी था आपको कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने साइन तो कर नहीं सकती जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं, लेकिन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हर एक कंपनी के पास अपनी एक कॉमन सील होती है जो कि उसके साइन की तरह काम करती है, जो कि कंपनी के किसी सेक्रेटरी या डायरेक्टर्स के पावर में ऑथराइजेशन में रहती है। और कॉमन सील जो है एक तरह से कंपनी के सिग्नेचर का काम करती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब यह है कि कंपनी जो है कंपैरेटिवली स्टेबल है, मेंबर्स आए या जाएं, कंपनी के शेयर्स खरीदे या बेचे, कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे इसकी मेंबर की डेथ हो रही है या कुछ, कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स जो इसके मेंबर्स हैं, इसके शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है उतनी अमाउंट तक जितने, उसके बाद वो कंपनी की किसी भी लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, चाहे कंपनी में ह्यूज लॉसेस ही क्यों ना हो। आफ्टर दैट सिक्स पॉइंट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अगर शेयर होल्डर्स यानी कि ओनर्स चाहे तो वो अपने शेयर्स कभी भी किसी को सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए उनको कंपनी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कंपनी के ये शेयर्स जो है दे आर ट्रांसफरेबल। तो आप कभी भी अगर आपको पैसा चाहिए तो आप उसको सेल कर सकते हो, अगर आपके पास मनी पड़ी है तो आप उसमें इन्वेस्ट करके उसको परचेज कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज मेंबरशिप मीन्स यहाँ पर कंपनी के केस में जो मेंबर्स होते हैं वो आपके कितने होंगे। कंपनीज एक्चुअली ये टू टाइप्स में होती है आपकी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। मिनिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी के केस में 2 होंगे और मैक्सिमम 50, और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम इज 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, दे आर अनलिमिटेड। जितने भी लोग शेयर्स खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। इसके अलावा इज दैट सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी के केस में जो ओनर्स हैं वो सेपरेट पर्सन्स हैं और कंपनी को मैनेज करने वाले पर्सन्स अलग हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो कंपनी को मैनेज करने वाले मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली वो सिलेक्टेड पर्सन्स हैं जो कंपनी ने शेयर होल्डर्स ने ही चूज किए हैं बाय गिविंग अ प्रॉपर वोट। एंड रिस्क बियरिंग, जिस तरह से सोल ट्रेड में होता था सारा रिस्क किस पे था, सोल प्रोप्राइटर पे, लेकिन कंपनी के केस में जो रिस्क जो है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है बहुत सारे शेयर होल्डर के बीच में। तो इस वजह से किसी को भी अपने पे बहुत ज़्यादा बर्डन फील नहीं होता। दैट इज वाई कंपनी डज नॉट हेजिटेट टू अंडरस्टैंड मोर रिस्की वेंचर्स। इसलिए वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आसानी से ले लेती है। जहाँ पर भी उसको रिस्क ज़्यादा लगे तो नेचुरल है वहाँ पर उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे। तो कंपनी की जितनी कैपेबिलिटी होती है उतने वो रिस्की प्रोजेक्ट्स लेती है और उतने हाई प्रॉफिट अर्न करती है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फीचर्स ऑफ So now students, we have already discussed the merit characteristics और features of company। अब उसी में से हम देखेंगे कौन से उसके प्लस पॉइंट्स हैं यानी कि मेरिट्स हैं और कौन से उसके डीमेरिट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मेरिट्स की बात करते हैं, सबसे पहला मेरिट कंपनी का क्या है, वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यानी कि कंपनी के केस में जो पैसा होता है, फंड्स होते हैं, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है कंपनी के पास, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सभी अपने आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जितना वो शेयर्स परचेज कर लें। तो इस वजह से कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे। एंड सेकंड इज लिमिटेड लायबिलिटी, जो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी के शेयर होल्डर की लायबिलिटी उतनी ही होगी जितने उन्होंने शेयर्स लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने कंपनी के 10 शेयर्स परचेज किए, 100 रुपीज़ ईच है, तो उसकी लायबिलिटी कंपनी के लिए सिर्फ 1000 रुपीज़ तक है। आफ्टर दैट ही इज नॉट लायबल फॉर एनी अमाउंट टू द कंपनी। एंड नेक्स्ट वन इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस।
कंपनी की एग्जिस्टेंस परमानेंट है, मेंबर्स के आने का या जाने का कंपनी की एग्जिस्टेंस पे, कॉन्टिन्यूटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अभी तक हमने पढ़ा है पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी मैनेजमेंट की, कि एक पर्सन इतने कैपेबल नहीं होते कि वो सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाए। तो कंपनी के केस में कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से वो एक्सपर्ट मैनेजर्स को हायर कर सकते हैं और उनका परफेक्शन का एडवांटेज ले सकते हैं जिस भी एरिया में उनको चाहिए, तो जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है कंपैरेटिवली बेटर होती है। एंड नेक्स्ट इज डिफ्यूज्ड रिस्क मींस डिवाइडेड रिस्क। कंपनी के केस में जो रिस्क है वो पूरा सभी शेयर होल्डर में जो बहुत सारे हैं उनमें डिवाइड हो जाता है, किसी एक पे बहुत ज़्यादा बर्डन होने के चांसेस नहीं होते। इसी वजह से कंपनी जो है कंपैरेटिवली सेफ मानी जाती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। ये पॉइंट आपका फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेटेड है, वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखो, बिजनेस का एक्सपेंशन करने का मतलब है कि आप बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाओ, तो उसके लिए क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। तो कंपनी के पास कंपैरेटिवली ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, तो उसकी वजह से हम बिजनेस को बड़े लेवल पे कर पाते हैं, लाइक ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं, बड़ी मशीन्स लेते हैं जिससे पर यूनिट कॉस्ट भी कम हो जाती है, तो ऑल ओवर उसका एडवांटेज कंपनी को मिलता है। एंड नेक्स्ट इज पब्लिक कॉन्फिडेंस। कंपनी की इमेज जनरल पब्लिक के माइंड में बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि कंपनीज को अपने एनुअल अकाउंट गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंट करने कंपलसरी होते हैं और कोई भी पर्सन उन कंपनीज की डिटेल जो है वहाँ से चेक कर सकता है, और यानी कि उससे पब्लिक के माइंड में उस कंपनी के बारे में ट्रांसपेरेंसी आ जाती है कि कंपनी एग्जैक्टली किस पोजीशन में है। सो उस केस में पब्लिक का कंपनी पे कॉन्फिडेंस बन जाता है। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ जॉइंट। Good morning students, how are you today? Now students, we are going to do our next topic, that is company organization, that is of chapter 2. Company organization is the main important topic of this chapter. Company is a form of business organization which is willingly established by some person for earning profit and under company act. This means बहुत सारे लोग मिलके इसको बनाते हैं, कंपनी एक्ट के अंडर बनाते हैं प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से, और इसकी अपनी एक लीगल सेपरेट एंटिटी होती है क्योंकि इसको कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है। बहुत सारे लोग इसमें मनी इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉइंटली इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह से जो कैपिटल होती है इनकी, कंपनीज के केस में शेयर कैपिटल जो है शेयर्स में डिवाइडेड होती है, और ये शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। ट्रांसफरेबल मीन्स कभी भी हम उसको सेल कर सकते हैं और कभी भी दोबारा मार्केट से उसको परचेज भी कर सकते हैं। और हर मेंबर की जो कि शेयर्स परचेज करता है कि लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है उतनी अमाउंट तक जितने उसने शेयर्स खरीदे हैं, और कंपनी के बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि मेंबर्स कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं या एंटर कर रहे हैं। एक सेपरेट एंटिटी होती है। कंपनी के बारे में एक बहुत फेमस स्लोगन है, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। दिस मीन्स कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कंपनी एज इट इज चलती रहती है। And till now in India, incorporation of company is done under Indian Company Act 1956, लेकिन एक नया एक्ट भी बनाया गया है, that is now Company Act 2013, जो कि 2013 के बाद एग्जिस्टेंस में आया है, जो अब इम्प्लीमेंट होता है। So students, this is the introduction of company. And company is an artificial person created by law having a separate entity with a perpetual succession and a common seal. इसमें दो वर्ड आपने नए पढ़े, perpetual succession।
परपेचुअल सक्सेशन मीन्स इसकी जो एग्जिस्टेंस है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता मेंबर्स के आने का या जाने का। कॉमन सील, जिस तरह से देखो एक पर्सन को कहीं पे अगर हम साइन करने के लिए बोलते हैं, उसी तरह से कंपनी के लिए जो उसके साइन है वो क्या है, कॉमन उसकी स्टैंप है। के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब पे कंपनी की स्टैंप यानी कि कंपनी की सील लगी होती है, जो कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होने का प्रूफ होगी, और वो सील भी कंपनी के ऑथोराइज्ड पर्सन्स के पास ही अवेलेबल होती है। सो just have a look on features of joint stock company. First, it is an artificial person. This means artificial persons means created by law. एक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं है ये, जिसकी अपनी कोई बॉडी हो, कोई सोल हो। एक कंपनी जो है सारे फिजिकल एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर सकता है, बट ये सारे इसको लीगल राइट्स जरूर है जो कोई भी एक पर्सन कर सकता है। लाइक अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज राइट कर सकता है, साइन कर सकता है। सो दिस इज द फीचर आर्टिफिशियल पर्सन। एंड सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की एक सेपरेट एंटिटी है, इसके मेंबर से अपनी अलग पहचान है। कंपनी अपने नाम से एग्रीमेंट कर सकती है, किसी पार्टी के अगेंस्ट कोई केस फाइल करना चाहे वो भी कर सकती है। ऑल द लायबिलिटीज एंड एसेट्स जो कि कंपनी से बिलोंग करते हैं वो जरूरी नहीं है वो ओनर के होंगे। ओनर्स एंड कंपनी आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जिस तरह से पार्टनरशिप में था कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को सेम माना जाता था, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं है। कंपनी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। एंड नेक्स्ट इज कॉमन सील। इसके बारे में मैंने अभी बताया भी था आपको कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने साइन तो कर नहीं सकती जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं, लेकिन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हर एक कंपनी के पास अपनी एक कॉमन सील होती है जो कि उसके साइन की तरह काम करती है, जो कि कंपनी के किसी सेक्रेटरी या डायरेक्टर्स के पावर में ऑथराइजेशन में रहती है। और कॉमन सील जो है एक तरह से कंपनी के सिग्नेचर का काम करती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब यह है कि कंपनी जो है कंपैरेटिवली स्टेबल है, मेंबर्स आए या जाएं, कंपनी के शेयर्स खरीदे या बेचे, कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे इसकी मेंबर की डेथ हो रही है या कुछ, कंपनी एज इट इज चलती रहेगी। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स जो इसके मेंबर्स हैं, इसके शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है उतनी अमाउंट तक जितने, उसके बाद वो कंपनी की किसी भी लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, चाहे कंपनी में ह्यूज लॉसेस ही क्यों ना हो। आफ्टर दैट सिक्स्थ पॉइंट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अगर शेयर होल्डर्स यानी कि ओनर्स चाहे तो वो अपने शेयर्स कभी भी किसी को सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए उनको कंपनी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कंपनी के ये शेयर्स जो है दे आर ट्रांसफरेबल। तो आप कभी भी अगर आपको पैसा चाहिए तो आप उसको सेल कर सकते हो, अगर आपके पास मनी पड़ी है तो आप उसमें इन्वेस्ट करके उसको परचेज कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज मेंबरशिप मीन्स यहाँ पर कंपनी के केस में जो मेंबर्स होते हैं वो आपके कितने होंगे। कंपनीज एक्चुअली ये 2 टाइप्स में होती है आपकी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। मिनिमम मेंबर प्राइवेट कंपनी के केस में 2 होंगे और मैक्सिमम 50, और इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम इज 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, दे आर अनलिमिटेड। जितने भी लोग शेयर्स खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। इसके अलावा इज दैट सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी के केस में जो ओनर्स हैं वो सेपरेट पर्सन्स हैं और कंपनी को मैनेज करने वाले पर्सन्स अलग हैं।
हाँ, ये ज़रूर है कि जो कंपनी को मैनेज करने वाले मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली वो सिलेक्टेड पर्सन्स हैं जो कंपनी ने शेयर होल्डर्स ने ही चूज किए हैं बाय गिविंग अ प्रॉपर वोट। एंड रिस्क बियरिंग, जिस तरह से सोल ट्रेड में होता था, सारा रिस्क किस पे था? सोल प्रोप्राइटर पे। लेकिन कंपनी के केस में जो रिस्क जो है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है बहुत सारे शेयर होल्डर के बीच में। तो इस वजह से किसी को भी अपने पे बहुत ज़्यादा बर्डन फील नहीं होता। दैट इज़ वाई कंपनी डज नॉट हेजिटेट टू अंडरस्टैंड मोर रिस्की वेंचर्स। इसलिए वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आसानी से ले लेती है। जहाँ पर भी उसको रिस्क ज़्यादा लगे तो नेचुरल है वहाँ पर उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे। तो कंपनी की जितनी कैपेबिलिटी होती है उतने वो रिस्की प्रोजेक्ट्स लेती है और उतने हाई प्रॉफिट अर्न करती है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फीचर्स ऑफ। नाउ स्टूडेंट्स, टाइम टू टेल अबाउट इट्स डीमेरिट्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी की कमियां क्या हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कंपनी का फॉर्मेशन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो कंपनी एक्ट के लिए जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रार के पास कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी, लाइक हमें टाइम पे करनी पड़ेंगी सबमिट, और उसकी रजिस्ट्रेशन की फीस भी सबमिट करनी पड़ेगी। और कंपनी को रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी बनाने होते हैं, एंड दे आर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। ये 3 डॉक्यूमेंट हैं जो कंपनी को पहले बनाने पड़ते हैं। ये सारे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर हो सकते हैं कि कोई कंपनी हमने बनानी है। सो कंपैरेटिवली कंपनी को बनाने का जो प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है दूसरे टाइप के बिजनेस से। सेकंड वन इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनीज के केस में जो ओनर्स हैं और मैनेजर्स हैं दे आर डिफरेंट पर्सन। ओनर्स को इवन ये भी नहीं पता होता कि कंपनी का हेड ऑफिस या लोकेशन कहाँ है, उन्होंने जस्ट मनी इन्वेस्ट किया है। मैनेजर्स बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैनेजर्स जस्ट एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के, और वो पूरी तरह से कंपनी को रन करने का इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि दे आर द ओनली पीपल जस्ट हैविंग सैलरी फॉर देयर वर्क। एंड जो ओनर्स हैं दे आर नॉट इन्वॉल्विंग इन द बिजनेस। तो इसकी वजह से उनको कोई डायरेक्ट कंट्रोल होता ही नहीं है बिजनेस पे। तो बिजनेस कैसे मैनेज हो रहा है, क्या क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, ओनर्स को कुछ पता नहीं होता। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन केस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट वन इज डबल टैक्सेशन। इन केस ऑफ कंपनी नॉर्मली वी हैव टू पे टैक्स, क्योंकि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के केस में इनको एनुअल अकाउंट्स जो हैं गवर्नमेंट को सबमिट कराने होते हैं, और उन पे जो प्रॉपर टैक्स पे करना होता है वो हमें पे करना पड़ता है। और इवन जो कंपनी के केस में प्रॉफिट्स होते हैं, वो प्रॉफिट्स है तो शेयर होल्डर के, लेकिन टैक्स जो है उसको ही पे करना पड़ता है, क्योंकि शेयर होल्डर के लिए जो उनको इनकी प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, जिसको बोलते हैं डिविडेंड, उन पे कोई टैक्स नहीं लिया जाता उनसे। कंपनीज को ही जो है प्रॉफिट्स पे, इनकम्स पे टैक्स देने पड़ते हैं, जो कि बाद में शेयर होल्डर में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आफ्टर दैट, फोर्थ पॉइंट इज एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। इन केस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ये ड्रॉबैक है कि बहुत सारी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस हैं जो इस पे इम्पोज की जाती हैं डे टू डे परफॉर्मेंस में। बहुत से लीगल रूल्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमें गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम सबमिट करानी पड़ती है, जो हमारे लिए कंपलसरी है, लाइक अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना, एनुअल अकाउंट्स पब्लिश कराना। तो जिसकी वजह से ऑल ओवर कंपनी की वर्किंग पे अफेक्ट पड़ता है। तो ऑल ओवर ये सारी चीज़ें कंपनी की एफिशिएंसी को और फ्लेक्स कम करती हैं। तो लीगल एक्सपर्ट्स जो है हमें कई बारी अपॉइंट भी करने पड़ते हैं, और जिनको बहुत अच्छी सैलरी भी देनी पड़ती है, जो कंपनी के लिए कॉस्टली होते हैं। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑल ओवर जो कंपनी है
वो कंट्रोल की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। ये कंट्रोल जो करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, दे आर नॉट रियल ओनर। वो सिर्फ क्या है, शेयर होल्डर के सेलेक्टेड किए हुए कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एक तरह से कुछ लोगों को जिन्होंने कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीदे हैं उनकी पपेट बन जाते हैं, उनके डिसीजंस ही कंपनी हैंड ओवर करते रहते हैं। एंड नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के केस में कोई सीक्रेसी नहीं होगी, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन हमें पब्लिक नोटिस में देनी होती है। अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट्स डिपॉजिट कराने होते हैं गवर्नमेंट के पास। सो एवरी इंफॉर्मेशन इज ट्रांसपेरेंट, जिसकी वजह से हम सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाते। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। इन केस ऑफ कंपनी अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, मेजर डिसीजन लेने हैं, तो उस केस में सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शेयर होल्डर की परमिशन लेनी होती है, और उसके लिए पहले उनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबकी मीटिंग बुलाते हैं, फिर उनसे वोटिंग ली जाती है, उसके बाद कोई डिसीजंस होते हैं। तो यानी कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस से होके जाना पड़ता है। उसके बाद रिजोल्यूशन पास करके हम डिसीजन, कई बार ऐसा करने से क्या होगा, डिसीजन लेट हो जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज का हम एडवांटेज नहीं ले पाते। सो दिस इज द नेगेटिव पॉइंट इन केस ऑफ company organizations. And so students, we have discussed today concept of company, features, merits and demerits. So today lecture is complete, and do it well.